and today we'll be talking about diffraction, diffraction, अलग-अलग pronunciation होते हैं. What it means is bending of light around the corners, basically. ठीक है? So in this we will be talking about mainly two things: Fraunhofer as well as diffraction grating. तो हम लोग basically Fraunhofer diffraction में एक idea समझेंगे. After that diffraction grating में the same idea is repeated many times. उसका ओवरलैप होता है सेम आइडिया का. सो इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन इज. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू व्हाट डायफ्रैक्शन इज. एज आई टोल्ड यू, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन. एंड अगेन जस्ट लाइक इंटरफेरेंस, सर्टेन कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट डायफ्रैक्शन विल बी हैपनिंग और नॉट. ठीक है, हमेशा ही ऐसा होता है कि कोई भी फिनोमेना होता है फिजिक्स में, there are always some certain particular conditions which need to be fulfilled, तभी वो फिनोमेना होगा, otherwise वो नहीं होता. तो in diffraction also there are certain conditions. वो condition क्या होती हैं? Conditions depend on कि जो obstacle की हम बात कर रहे हैं, जिसके around corners की bending की बात हो रही है, that size of that obstacle, अगर कोई opening है या फिर कोई obstacle opaque object है, the size of that object should be comparable to the wavelength of light. That is the important thing. ठीक है? So here that's what it is saying here, the opening acts as an independent source of secondary waves. तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? Basically whenever you are talking about either interference or diffraction or other optical phenomena, we always make sure that we are having two sources of light which are coherent. Last chapter बताया था, याद है ना? Coherent sources of light हमने कैसे बनाए थे? We are having single source of light जिससे equal distance पर we are having two small slits. वो स्लिट्स एक्ट कर रही थी एज कोहेरेंट सोर्सेज. वो कोहेरेंट क्यों बनी थी? रीजन वाज देयर ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट वाज सेम एंड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस. सो वहां पे जो भी लाइट की वेव आ रही थी, दोस लाइट वेव्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन फेज विद ईच अदर. सो फेज डिफरेंस जीरो था उस केस में. उसके बाद वो जो नए जो सोर्सेज बने थे लाइट के, उन नए सोर्सेज ने जो लाइट जनरेट करी, उसमें इंटरफेरेंस हो रहा था. सिमिलर फिनोमेना यहाँ पे होगा. आगे हम बात करते हैं किसी, दिस इज अ फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट. वहां पे हमने क्या बात करी थी? दो स्लिट्स थी, करेक्ट? यहाँ पे सिंगल स्लिट है. सो वहां पे हमने कभी भी ये बात नहीं करी थी कि आपकी स्लिट की विड्थ कितनी है. हमने बोला था इट शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट्स ऑल. और कुछ नहीं बोला हमने. यहाँ पे स्लिट की विड्थ मैटर करेगी. रीजन इज यहाँ दो सोर्सेज नहीं है लाइट के. यहाँ पे ये एक ही ओपनिंग है जिसके जो दो कॉर्नर्स हैं वो बिहेव करेंगे एज टू सोर्सेज ऑफ लाइट. डिफरेंस समझ में आ रहा है? इंटरफेरेंस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है? इंटरफेरेंस में दिस पार्ट वाज ओपेक एंड देयर वर टू स्मॉल ओपनिंग्स. दोस वर एक्टिंग एज टू सोर्सेज ऑफ लाइट. इन डायफ्रैक्शन यू हैव अ सिंगल स्लिट. जिस स्लिट की विड्थ जो है दैट विल डिसाइड कि डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसा बनेगा. एंड दोस बाउंड्रीज ऑफ दैट स्लिट दे एक्ट एज independent sources of light. So in this thing, if you assume there are two lenses placed at L1 and L2, थोड़ा तुम्हें डायग्राम जूम करके दिखाते हैं. So if we look at these two, what you are saying is, first of all, again, अगर तुम यहाँ पे इस पार्ट को ओपेक assume करो, so what's happening is, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल है. उसके बाद पैरेलल रेज ऑफ लाइट जा रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल है. So effectively what you can say is this beam and this beam, whenever they are reaching at this points, they are having zero phase difference. तो ये obviously coherent sources definitely होंगे. तो जो हम condition मान के चल रहे थे, हमें दिख गई कि via geometry वो condition fulfill हो रही है, यानी कि some kind of interference or in this case diffraction will happen. So diffraction क्या होगा, कैसे होगा, हम उसकी बात करते हैं. This kind of pattern is observed on the other side. Other side कौन सी? ये side. This is the screen, observation screen. This is your source. Observation screen पे ऐसा पैटर्न दिख रहा है. इस पैटर्न में y-axis क्या है, ध्यान दो. Y-axis is intensity of light and x-axis is position from this central point P. इधर जाओ या उधर जाओ, वो तुम्हें यहाँ शो किया हुआ है. ठीक है? अब तुम अगर किसने ध्यान दिया तो एक्सिस के ऊपर हमने पाई लिखा हुआ है. As you guys can see, एक्सिस पे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस जाओ, बट तुम्हें दिखा रखा है पाई.
आई डोंट थिंक पाई डिस्टेंस होता है, नहीं होता ना। पाई किसके लिए यूनिट्स यूज होती है? पाई फॉर एंगल के लिए यूज करते हैं ना मोस्टली, पाई बाय 2, 2 पाई, 1 पाई। तो यहाँ पे मैं इसको डिस्टेंस कैसे बोल रहा हूँ? इफेक्टिवली if you remember previous topic in interference, what we talked about was optical path difference, which was effectively generating a phase difference. लैम्डा बाय 2 या फिर लैम्डा के मल्टीपल से हम इफेक्टिवली क्या पता कर रहे थे कि जो दोनों वेव्स हैं जो इंटरफेयर कर रही थी, उसमें एक की पीक के साथ दूसरे का डिप आया है या फिर पीक आई है। तो जो पीक या फिर डिप है वो क्या होता है? वो एंगल होता है ना। और वो पीक और डिप के बीच का डिफरेंस जो होता है वो फेज डिफरेंस कहलाता है। सो हमने यहाँ पे ये पता किया था कि पाथ डिफरेंस जनरेट करके आप फेज डिफरेंस जनरेट करते हो इफेक्टिवली, और वो फेज डिफरेंस है जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। ठीक है, हम लोग उस दो लाइट के रेज के पाथ पे लेंथ का डिफरेंस बना के पाथ डिफरेंस जनरेट करें, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस से इफेक्टिवली फेज डिफरेंस जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। यहाँ भी सेम काम हो रहा है। जो मैंने तुमको बोला कि पोजीशंस अलग अलग हैं, उन पोजीशंस पे फेज भी तो अलग अलग बनेंगे। जस्ट लाइक इन इंटरफेरेंस, एट डिफरेंट डिस्टेंसेस different part of that wave will be coinciding with that particular observation screen, और वो different part जो होगा wave का, at times it might be getting in contact at pi, at 2 pi, at times it might be getting in contact with 3 pi by 2 और pi by 2। तो अगर तुम इस डायग्राम में अगर x एक्सिस पे तुम डिस्टेंस भी लिखते हो, the diagram will look the same। मैंने इसलिए इस x एक्सिस को डिस्टेंस बोला था। क्लियर हुआ? This distance is from your central spot। central spot कौन सा था? ये। इससे लेफ्ट या राइट जाते हो वो तुम्हें ग्राफ में यहाँ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट और राइट। अब इसमें तुम ऑब्जर्व करोगे there is this central intensity, high intensity maximum peak which is referred to as zero order central maxima। ये सेंटर की पीक आएगी। अब ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे दो बड़े रीजन है। फर्स्ट रीजन इज सेंटर में हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूं? अगर इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल था तो हमने ये बात मानी थी कि कोई भी उनमें फेज डिफरेंस नहीं बन रहा। वी वर सेइंग दैट बोथ ऑफ देम वर रीचिंग देयर एट सेम फेज, करेक्ट? तो अगर तुम इसी चीज को आगे फॉरवर्ड चलाते रहो और दोनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल ही दोबारा बन रहा है तो फेज डिफरेंस कभी भी नहीं बना, करेक्ट? From source up to this length L1, if I am saying that no phase difference has been generated because of equal distance, correct? आगे भी तो distance equal ही बन रहा है, उसी की mirror image है ना। So the light rays which are traveling on the outermost edges of this Fraunhofer slit, they will always constructively interfere at central spot because the path difference comes out to be zero। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जीरो बनता है, जिसकी वजह से फेज डिफरेंस जीरो बनता है। और अगर फेज डिफरेंस जीरो है दैट मींस क्या? जहां एक की पीक वहीं पे दूसरे की पीक, कहीं पे एक का डिप तो दूसरे का भी डिप, दे ऑलवेज कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर। सो याद रखना, जब भी तुम डायफ्रैक्शन का चैप्टर अगर तुम पढ़ रहे हो या फिर तुम किसी को डायफ्रैक्शन समझा रहे हो, तुम इफेक्टिवली इंटरफेरेंस के ही केसेस की बात कर रहे हो। ठीक है, एक तो कोई रीजन होगा जिसकी वजह से यहाँ पे सेंटर में हमेशा ही ब्राइट स्पॉट बनेगा। एक और रीजन क्या है? बिकॉज ये तुम्हें बहुत बड़ा ब्राइट स्पॉट दिख रहा है ना। इंटरफेरेंस में तो क्या होता था? देयर वर ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स बट दे वर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर ऑफ इक्वल साइज, करेक्ट? यहाँ पे फर्क ये दिख रहा है ना, ये माउंट एवरेस्ट बीच में खड़ा कर दिया अलग से। ये भेदभाव क्यों हुआ यहाँ पे? इसके पीछे एक सेकेंडरी रीजन ये है कि all of these waves, जितनी भी waves हैं, सभी का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यहाँ पे, that will add up to it। एक और तीसरा रीजन है कि जो waves इस बीच वाले पार्ट से ट्रेवल कर रही हैं, वो waves तो कहीं भी बाउंड्रीज के आसपास नहीं है। जो स्ट्रेट लाइट आ रही है जो कि बाउंड्रीज से इंटरेक्ट नहीं कर रही, वो तो डायरेक्टली यहाँ पे आएगी ही आएगी, करेक्ट? वो यहाँ कहीं नहीं आ सकती बिकॉज इन पॉइंट्स के आगे तो ओपेक पार्ट है। So what you can think of this central maxima is it is a result of all of these three things. Those boundary waves which are constructively interfering always
Another thing is all other waves will also constructively interfere, and third reason is because it is dead center ahead of that wide opening. तो बेसिकली इसको तुम इन तीनों चीजों का एडिशन मान सकते हो कि तुम्हारे पास अगर विंडो ओपन है तो विंडो के एग्जैक्ट सामने जो स्क्रीन होगा उस पे सबसे ज्यादा लाइट पड़ेगी, और जैसे तुम सेंटर से दूर जाओगे वहां लाइट कम होती जाएगी, बिकॉज जो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में लाइट आ रही है विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस और एनीथिंग वो वहां पे गिरती है, कहीं और नहीं गिरती. सो ऑल ऑफ दिस थ्री रीजंस मेक श्योर कि हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है, जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा, दैट कम्स आउट टू बी दिस मच ह्यूज. All other maximas जिनको हम लोग secondary maxima बोलते हैं at pi by 2, this will be between 2 pi and 3 pi. तो कितना बनेगा ये? वैल्यू कितनी बनेगी इसकी? I think it will be 5 pi by 2, right? 2.5 को अगर लिखेंगे तो 5 pi by 2 लिखते हैं ना. So these kind of values, this will be 3 pi by 2, this will be 5 pi by 2. All of these values will have maximas. ये maxima सारे के सारे वो हैं जो कि प्योरली इंटरफेरेंस की वजह से बने हैं. इनमें कोई वो वाला पार्ट नहीं कि सेंटर में है ये इस वजह से आ रहा है, बिकॉज सेंट्रल ओपनिंग तो इसके सामने थी. ठीक है, अभी केसेस कैसे बनते हैं ये देखते हैं फटाफट. लेट्स मूव अहेड. सी, इफ यू हैव टू फाइंड आउट एट सम रैंडम स्पॉट ऑन दैट ऑब्जर्वेशन स्क्रीन मैक्सिमा बनेगा या मिनिमम बनेगा. तुमसे एज एन इंजीनियर को यही पूछ सकता है ना कि एक यहाँ पे एक ओपनिंग है, एट द अदर एंड देयर इज एन ऑब्जर्वेशन स्क्रीन, उसमें किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बनेगा या फिर मिनिमम बनेगा. करेक्ट. वो तुम कैसे पता लगाओगे? वाया दिस ज्योमेट्री. इस ज्योमेट्री में अगेन व्हाट यू विल सी इज, इफ यू टेक ए रैंडम पॉइंट, ऑन दैट रैंडम पॉइंट लाइट की सभी रेस का टोटल पाथ डिफरेंस कितना बनता है, दैट विल डिसाइड कि कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा. वो पाथ डिफरेंस कैसे जनरेट होगा? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, इसके बाद का पाथ इक्वल है, यहां से लेकर यहां तक का पाथ इक्वल है सबका. ओनली डिफरेंस इज दिस ट्रायंगल में जो एक्स्ट्रा यहां पे ट्रेवल हो रहा है ये जीरो ट्रेवल हो रहा है, ये थोड़ा ज्यादा है थोड़ा ज्यादा. ये जो डिस्टेंसेस दिख रहे हैं तुम्हें, दीज आर द पाथ डिफरेंसेस व्हिच आर जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन द एंगल. सेंट्रल स्पॉट से तुम कहीं भी शिफ्ट करोगे या ऊपर जाओ या नीचे जाओ, यू विल ऑलवेज फाइंड these additional paths generated. So अगर तुम इमेजिन करो कि हम this ray and this ray, हम इन दोनों रेस के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए what kind of interference will happen. अगर तुम्हें डायग्राम लो, इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं तुम्हें. If you consider this diagram, in this diagram take this triangle AON. In this triangle AON, if we know what is this distance ON, then that is the path difference between this ray and this ray. Correct? जो सेंटर से रे जा रही है और जो यहाँ जाके गिरी, और जो बाउंड्री वाली रे जा रही है वो भी जो यहाँ जाए गिरी, ये दोनों रेस कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी. दैट विल बी डिसाइडेड बाय कि इन दोनों रेस में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना है. ये तो जितना चली वो चल रही, ये वाली रे एक्स्ट्रा चली है इतना रास्ता, ये रास्ता हमें पता करना है. ये हमें कैसे पता चलेगा? इफ वी नो दिस एंगल थीटा. करेक्ट. सो इस थीटा के करस्पॉन्डिंग इफ यू सी ON इज इक्वल टू sin थीटा. करेक्ट. ये इसका sin थीटा है ना, किस चीज का? इस एंगल के अपोजिट जो आर्म होती है, दैट आर्म इज कॉल्ड द साइन पार्ट ऑफ दैट थिंग. जो इसका बेस होता है AN, दैट इज कॉल्ड द cos पार्ट ऑफ दैट थिंग. सो इफ यू टेक दिस ओपनिंग डिस्टेंस एज A, अगर आप अज्यूम करके चले कि टोटल ओपनिंग A है, दिस डिस्टेंस इज A/2, यहां से यहां तक. A/2 का sin थीटा वाला पार्ट जो है दैट इज ON. सो हमने इसको A की टर्म्स में क्यों लिखा? पहला सवाल ये आता है, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग जो हमारे कंट्रोल में है. स्लिट की विड्थ कितनी रखते हो वो तुम स्लिट बना रहे हो, दैट इज इन योर हैंड्स. तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी हो गई व्हिच यू कैन मेजर, व्हिच यू कैन राइट डाउन. ऑल अदर क्वांटिटीज यू नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, तो उसको इसलिए हमने A की टर्म्स में उसकी बात करी. सो अगर हम इसकी ज्योमेट्री में जाते हैं, सी ON इज इक्वल टू A/2 sin थीटा. क्लियर है? जो भी हमने यहाँ पे देखा A/2 का sin थीटा वाला पार्ट है.
So if we write this thing as this, then if ON is equal to lambda by 2, अभी हमें ON कितना है वो पता चल गया। अब हमने अज्यूम करा है केस, अगर वो लैम्डा बाय 2 के इक्वल होता है तो क्या होगा, अगर वो लैम्डा के इक्वल होता है तो क्या होगा, वो केसेस बनेंगे। यानी कि अब हम ये देख रहे हैं कि किस कलर की लाइट तुमने चूज करी है, वो भी तो डिसाइड करेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, करेक्ट। सो इट्स ऑलवेज ए फंक्शन ऑफ बोथ द ओपनिंग, स्लिट ओपनिंग या फिर स्लिट विड्थ कितनी है, एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। इन दोनों चीजों का फंक्शन होता है। जस्ट लाइक इन इंटरफेरेंस जो तुमने देखा था फॉर्मूला, फॉर्मूले में देयर वाज आल्सो टी, जो थिकनेस ऑफ दैट थिन फिल्म थी, एंड देयर वाज आल्सो लैम्डा, कि किस वेवलेंथ की लाइट तुमने यूज करी थी। सिमिलर केस है यहाँ पे भी, देयर इज दैट ओपनिंग ए, उसका हमने a/2 लिया है, एंड देयर इज दिस थिंग लैम्डा। सो इफ वी कंपेयर दिस टू, वी कैन राइट दिस थिंग डाउन। दिस गिव्स द फॉर्मूला a sin theta is equal to lambda, सिंपल, इतना ही है। दैट्स द होल डेरिवेशन। कभी एग्जाम में आता है कि डिराइव करो सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर वाला, तुम लोग घबराते हो, वो क्या चीज होती है, यही है, ये दो स्टेप्स हैं। ये डायग्राम तुम्हें समझ में आ गया, पूरी डेरिवेशन हो गई। इस डायग्राम में तुम्हें सिर्फ इस ट्रायंगल के ON का डिस्टेंस लिखना है, दैट्स ऑल। ON का डिस्टेंस तुम लिख रहे हो फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, देन इक्वल टू लैम्डा बाय 2, दोनों कंपेयर कर ले, a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। दिस गिव्स यू these cases। अब वो तो हमने बोला कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ऐसा होगा, अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो कैसा होगा, तो दोनों केसेस की बात आ रही थी। मैक्सिमा इक्वल टू a sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा, m इज सम इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, रिमेंबर, ये याद रखना, तुम्हें इजी करता हूं, कभी भी भूलोगे नहीं। कभी भी तुम्हारा फॉर्मूला इस फॉर्म में हो, समथिंग प्लस समथिंग की फॉर्म में, वहां पे m कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। इफ यू हैव फॉर्मूला जो कि डायरेक्टली m से मल्टीप्लाई हो रहा हो, नेवर स्टार्टेड फ्रॉम 0, इफेक्टिवली तुमने आंसर 0 बना दिया, समझ रहे हो। अगर यहां तुम m को 0 पुट करोगे, a sin थीटा इज इक्वल टू 0, दैट वोंट मेक सेंस ना। सो लॉजिक अगर तुम लगाते हो, तुम्हें चीज अगर याद नहीं भी रहती, जस्ट हैव अ लुक एट दैट थिंग कि m को 0 पुट करने पे वैल्यू कुछ बनती है कि नहीं बनती। तो यहां पे नहीं बनती, यू जस्ट पुट m स्टार्ट फ्रॉम 1। इन दिस केस m कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 आल्सो, लैम्डा बाय 2 से आ सकता है, ऑल्दो जो हमने तो एक बार डिसाइड कर लिया कि स्टार्ट फ्रॉम 1, स्टार्ट फ्रॉम 1, लेट इट बी। सो दीस आर द टू केसेस, पोजीशन ऑफ मिनिमा एंड पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अब यहाँ पे सिर्फ सेकेंडरी मैक्सिमा बोला सी, फर्स्ट मैक्सिमा की बात नहीं आई। क्यों नहीं आई? बिकॉज वो सेंट्रल मैक्सिमा है, दैट्स द प्रिंसिपल मैक्सिमा, उसकी पोजीशन 0 ही है। सो इफेक्टिवली m इक्वल टू 0 वाला केस है, वो सेंट्रल मैक्सिमा वाला है, इसलिए उसकी बात ही नहीं होती, ठीक है। उसकी पोजीशन तुम्हें फाइंड आउट करने के लिए कभी कोई नहीं बोलेगा, बिकॉज वो सेंटर में ही होता है। उसकी पोजीशन क्यों फाइंड आउट करनी है? पोजीशन तुम सिर्फ वो फाइंड आउट करोगे जो कि अलग अलग बदल सकती है। सेंटर वाले की पोजीशन नहीं बदलेगी, तुम लैम्डा को कितनी बार बदलते रहो, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट यूज कर लो, सेंट्रल मैक्सिमा का नाम ही सेंट्रल मैक्सिमा, वो सेंटर में ही आएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है बताओ। ये दो केसेस प्रीवियस की तरह ही फॉर्मूला बना है, जस्ट लाइक प्रीवियस टॉपिक, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, फिलहाल हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, बट दीज आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, so you guys can try this. See, a slit is illuminated by white light. For what value of slit width A will the first maxima of red light will fall at angle 30 degree? कितनी सारी डिटेल देती है एक साथ, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज गिवन दिस। सो इसमें व्हाइट लाइट देख के घबराना नहीं है, तुम सिर्फ सवाल एक ही लाइट का पूछा है, यानी कि इस वेवलेंथ वाली लाइट का। व्हाइट लाइट को व्हाइट रहने दो, डजंट मैटर, तुम सिर्फ रेड की टर्म से बात कर रहे हो। सो जस्ट यूज दिस फॉर्मूला मिनिमा वाला, एंड इन दिस फॉर्मूला इफ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ 30 डिग्री जो तुम्हें गिवन है, सो यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली हियर a comes out to be this. Always remember units, तुम्हारी जो ये जो यूनिट्स इसमें निकाली a की, it has written it in this 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तुम्हें कैलकुलेशन के टाइम देखना है तुम किस यूनिट्स पे चलते हुए आ रहे हो, ठीक है, बिकॉज यू आर मूविंग हियर विद एंगस्ट्रॉम, बाय डिफॉल्ट आंसर एंगस्ट्रॉम में ही आएगा, ठीक है। You can change it afterwards into meter or centimeter, that is your choice. Next, let's move ahead. Diffraction grating, ठीक है। ये सेकंड केस है। अब तुम लोगों को फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पता चल गया क्या होता है, क्लियर है? फ्रॉनहोफर वाला केस क्लियर है। एक सेंट्रल ओपनिंग है,
सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, सेकेंडरी मैक्सिमस बनेंगे एंड दे विल फेड आउट टू जीरो। हमें उनकी पोजीशंस निकालने के लिए वो दो फॉर्मूला मिनिमम और मैक्सिमम वाले क्लियर हो गए। अब डाइफ्रैक्शन ग्रेडिंग क्या चीज होती है इसके ऊपर आते हैं। सो सबसे ज्यादा जो यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, दैट इज दिस थिंग ओनली, डाइफ्रैक्शन ग्रेडिंग। व्हेन यू आर हैविंग मल्टीपल सच स्लिट्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन दैट थिंग इज कॉल्ड ग्रेटिंग। ग्रेटिंग बनाने के कई तरीके होते हैं। वन ऑफ दोज मेथड्स इज समथिंग लाइक दिस। जनरली व्हाट दे डू इज, एक बेस प्लेट लेते हैं ग्लास की, एंड ऑन दैट बेस ग्लास प्लेट दे मेक काइंड ऑफ परफोरेशंस विद डायमंड नीडल्स। सो व्हाट दे डू इज, वो इसको स्क्रैच करते हैं ग्लास प्लेट को। व्हेन दे स्क्रैच इट, व्हाट हैपेंस इज these kinds of notches are formed. अभी डायग्राम में तो बहुत बड़े दिख रहे हैं, but these are generally happening on the order of generally microns. ठीक है, 10⁻⁻⁶ के आसपास के ऑर्डर के इसमें grooves बनाते हैं। उसके बाद what they do is, इसके बाद some kind of, you can imagine liquid form of plastic which is dark, let us say black in color, opaque है। उसकी layer को इसके ऊपर liquid form में डाल देते हैं। उससे क्या होगा, एक लेयर यहाँ पे फॉर्म हो गई, करेक्ट, वो लेयर इन ग्रूव्स पे भर देगी। ठीक है, उसके बाद व्हाट दे डू इज, ऊपर से एक दूसरा लिक्विड डालते हैं जो कि उसको सॉल्युबल बना सकता है। व्हाट इट डज इज, वो उस लिक्विड को इतने कम टाइम के लिए डालते हैं कि वो ऊपर की इस लेयर को बहुत ही पतला कर देता है। सो दिस लेयर बिकम्स सो स्लिम कि इट इज ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली ट्रांसपेरेंट ऑन दिस पार्ट्स। ठीक है, कोई भी मटेरियल ओपेक या ट्रांसपेरेंट एक लिमिट तक होती है। ठीक है, जस्ट लाइक पोटैटो इज ओपेक, बट अगर तुम पोटैटो की बहुत स्लाइस स्लिम काट सकते हो, you guys can see it, it's almost becomes translucent, and if you go to atomic scale of slicing it, you can even make it transparent. So the same case here, अगर तुम्हारी जो लेयर जो जनरेट करी है वो लेयर इतनी पतली है कि it is practically transparent here, but यहाँ पे वो लेयर मोटी है, so it is opaque here. So what it effectively looks like is कि it is having these opaque parts separated by transparent openings. This is what the grating is. This is how it is generated. ठीक है, आइडिया क्लियर है ग्रेटिंग कैसे बनती है? ये तो मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा रहा हूँ। इट इज एक्चुअली दिस काइंड ऑफ अ स्लाइड। जिस स्लाइड के ऊपर इस फॉर्म की लाइंस बनाई हुई हैं व्हिच आर ओपेक। सो तुम जैसे कि विंडो पे ग्रिल्स देख रहे हो, इट इज काइंड ऑफ द सेम थिंग। डिफरेंस इज ग्रिल्स में ओपनिंग वाइड है, उस वाले में ओपनिंग रेदर बहुत छोटी होती है। ठीक है, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। सी वही सब एक्सप्लेन किया हुआ है, डायमंड पॉइंट से दे मेक दिस स्लाइसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। दिस मटेरियल जो कि प्लास्टिक वगैरह है, इट इज कॉल्ड कोलोडियन। They use many other materials also, but this is one of the common one which they use collodion solution for making these diffraction gratings. अब आते हैं फिजिक्स के ऊपर दोबारा से। इफेक्टिवली हमने जो भी फ्रॉनहोफर के केस में पढ़ा, उसी चीज को if you are able to repeat many times, because many times repeat क्यों होगा? वहां पे एक स्लिट थी जिसमें एक सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, करेक्ट? यहाँ पे ऐसी मल्टीपल स्लिट्स हैं जिन स्लिट्स में हमने स्लिट की ओपनिंग को क्या नाम दिया था? व्हाट वाज द लेंथ ऑफ स्लिट ओपनिंग? स्लिट की ओपनिंग कितनी थी डिस्टेंस वाइज? स्मॉल ए, याद है? याद रखना, आगे काम आएगा क्योंकि। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखा हुआ है। स्मॉल बी इज दिस ओपेक पार्ट, स्मॉल ए इज दिस ट्रांसपेरेंट पार्ट। तो स्मॉल ए का डेफिनेशन अभी भी वही रहा, the slit opening is small a and the part where the slit is closed or the opaque part, उसकी जो width है that is small b. Effectively in diffraction grating, the parameter of a plus b is very important, which is written as small d. It is generally called ग्रेटिंग पीरियड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि तुम्हें कभी भी कहीं पर ग्रेटिंग मिलेगी या फिर तुम किसी को ग्रेटिंग बना के दोगे। सो दिस इज द ओनली क्वांटिटी व्हिच मैटर्स। दिस इज द
थिंग बाय विच दैट ग्रेटिंग इज कॉल्ड, कि इतने ग्रेटिंग पीरियड की ग्रेटिंग चाहिए, ठीक है. इट इज जनरली मेंशन्ड इन द ऑर्डर ऑफ सम थाउजेंड्स पर इंच और सम थाउजेंड्स पर मिलीमीटर. दैट इज द नंबर ऑफ ग्रेटिंग लाइंस पर इंच और पर मिलीमीटर, ठीक है. इट इज समथिंग लाइक दैट. सो टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स अगर हम कैपिटल N मानते हैं ऑफ सम पर्टिकुलर डाइफ्रैक्शन स्लिट, और स्लिट की साइज अगर 1 इंच है, तो बेसिकली n नंबर ऑफ स्लिट्स पर इंच विल बी इट्स ग्रेटिंग पीरियड. क्लियर? सी इसका पैटर्न कुछ ऐसा बनता है. अब तुम अगर इसको देखो तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा पैटर्न उस जैसा दिख रहा है, सिमिलर है, बट स्टिल फर्क है. अब इसको तुम इमेजिन करो, दिस इज एक्चुअली देयर इज अ टर्म कॉल्ड इन मैथमेटिक्स फ्रैक्टल्स. किसी ने अगर नाम सुना होगा भी तो देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्टल्स व्हिच सेज as much as you wish to zoom into that particular diagram, the diagram keeps on repeating itself. ठीक है. So मैं तुमसे if you want मैं तुमसे कोई वीडियो शेयर कर दूंगा to explain this idea what this thing means. Effectively what I am trying to say is this diagram is something, if you take each part individually and zoom into it, तुम्हें डाइफ्रैक्शन वो जो फ्रॉन ऑफ डाइफ्रैक्शन वाला जो डायग्राम था ना, वो हर जगह दिखाई देगा. लेट अस इमेजिन दिस थिंग. अगर तुम इस सेंट्रल मैक्सिमा को एक अपनी पीक मानो, 0th ऑर्डर वाली, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग दीज आर द सेकेंडरी ऑर्डर मैक्सिमास. पैटर्न दिख रहा है, सेम है. अगर तुम इसको भूल जाओ और तुम सिर्फ इसको देखो, इसके अराउंड तुम्हें अगेन वही पैटर्न दिखाई देगा, सेकेंडरी ऑर्डर मैक्सिमा दिखाई देगा. अब अगर तुम इसको भूल जाओ और तुम इस पे आ जाओ, अगर तुम इसको जूम इन करोगे, इसके दोनों साइड भी सिमिलर ऑर्डर ऑफ डिफरेंस की हाइट्स की पीक्स दिखाई देगी जो छोटी होती जा रही होंगी. सो इफेक्टिवली दिस डायग्राम बिहेव्स लाइक ए फ्रैक्टल. व्हाट इट मींस इज, तुम कहीं पे भी जूम इन करोगे, दैट पैटर्न ऑफ ए सेंट्रल मैक्सिमा अलोंग विद सेकेंडरी मैक्सिमास रिड्यूसिंग अराउंड इट विल बी सीन. ठीक है. अब ऐसा क्यों हो रहा है? लॉजिक बोलता है कि बेसिकली एक डायग्राम जो बना था सिंगल स्लिट से, वही डायग्राम मल्टीपल टाइम्स बन रहा है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बन रहा है, और वो सब इतने क्लोज है कि वो ओवरलैप कर रहा है. दैट इज व्हाट इज मेकिंग दिस डायग्राम. तो जितनी भी n नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, उन सभी ने अपना अपना डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाया, और वो सब इतनी क्लोज है एक दूसरे के कि वो डाइफ्रैक्शन पैटर्न सारे के सारे ओवरलैप हो गए हैं. ओवरलैप होने की वजह से हर एक स्लिट का पैटर्न जो है वो यहाँ पे देखा जा सकता है, बट इट हैज बीन काइंड ऑफ एनक्रिप्टेड. अगर तुम इमेजिन कर सकते हो इस चीज को कि यू आर हैविंग सो मेनी रिपीटेड इंफॉर्मेशंस व्हिच आर ऑल आइडेंटिकल टू ईच अदर. अगर तुम उनको ओवरलैप कराओगे तो उनकी सभी की इंफॉर्मेशन में एग्जिस्ट कर रही है, बट वो इतनी मिक्स हो गई है कि यू कांट सी इट एज अ होल. तुमको जूम कर करके देखना पड़ेगा इंडिविजुअल पार्ट पे. सो दैट इज हाउ यू कैन इमेजिन दिस डायग्राम. अब इस डायग्राम में लेट्स जस्ट these parts are called principal maximas. जो वहां पे 0th ऑर्डर मैक्सिमा था, दैट वाज सेंट्रल वन ना, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे 0th ऑर्डर बन रहे हैं, तो उनको हम प्रिंसिपल मैक्सिमा बोल देते हैं. अब उन लोकल पीक्स के अराउंड जो छोटी पीक्स बनती हैं, उनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं. वहां पे भी थे 0th ऑर्डर मैक्सिमा के अराउंड सेकेंडरी मैक्सिमा थे. तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस थिंग. अगेन जो एक्स एक्सिस है, ऑल्दो तुम्हें यहाँ शो नहीं करी है, एक्स एक्सिस को तुम डिस्टेंस या फिर इन टर्म्स ऑफ पाई लिख सकते हो. दैट्स कंप्लीटली वैलिड. डायग्राम सेम बनेगा. अब हम आते हैं कि ये सब हुआ कैसे. पीछे आते हैं वापस. यस, हियर the point being where all the secondary waves reinforce each other corresponds to the position of the central right maximum. इसकी बात कर रहे हैं पॉइंट P की. अगेन यहाँ पे भी वही ट्रायंगल बनेगा. ये ट्रायंगल अभी सबके लिए दिखा दिया, सी कॉमन. इसमें बहुत सारी स्लिट्स हैं. सो बेसिकली यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि वो डायग्राम ऐसा रिपीटेड क्यों बना है, बिकॉज सिर्फ एक स्लिट का वो डायग्राम नहीं बन रहा है, सभी स्लिट्स का भी बन रहा है. सो व्हाट यू कैन इमेजिन इज यही डायग्राम यहाँ भी बन रहा होगा छोटे में. सेम डायग्राम हर एक स्लिट के सामने एक स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल बन रहा होगा. अदर देन दैट
दो स्लिट्स मिलके भी डायग्राम बना रही होंगी, तीन मिलके भी बना रही होंगी, सब मिलके भी बना रही है. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है कि छोटे स्केल में भी सेम चीज हो रही है, रिपीट हो रही है एट लार्जर स्केल. द सेम थिंग यू सी एट द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन आल्सो. द सेम थिंग इज बीइंग रिपीटेड. सो इसमें घबराने का कुछ नहीं है, ऑल्दो बहुत कुछ हो रहा है. इफेक्टिवली मैथ्स अभी भी वही है जो एक के पैटर्न में बन रहा था ना. मैथ्स वही है, द सेम मैथ्स रिपीट्स. सो सी यहाँ पे हम इसको सिंपली d sin थीटा लिख देते हैं. वहां पे हमने a/2 किया था ना, यहाँ पे हम d sin थीटा लिखते हैं बिकॉज दैट इज द फंडामेंटल थिंग व्हिच इज रिपीटिंग. d क्या था? व्हाट वाज d कॉल्ड? स्मॉल d. यहाँ पे क्या था? हमें वापस लेके आते हैं. हाँ, a plus b क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेटिंग पीरियड. एनीथिंग व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड अ पीरियड, राइट? वो पीरियोडिसिटी होती है उस चीज की. सो स्मॉल d इज द ग्रेटिंग पीरियड बिकॉज दैट क्वांटिटी इज बीइंग रिपीटेड. ठीक है, याद रखना कभी भी स्लिट रिपीट नहीं हो रही है. स्लिट प्लस ओपेक पार्ट ये यूनिट है जो रिपीट कर रही है बार बार. सो स्मॉल d इज द फंडामेंटल थिंग हियर which is being repeated. Hence the formula is in terms of small d. So d sin theta is equal to plus minus m lambda लिख दें यहाँ पे. ऐसा क्यों कर दिया plus minus m lambda? Basically this is done in order to make sure कि वो जो symmetry है दोनों side that is fulfilled. तुम इसको simply m lambda याद रखोगे, that is still valid. Nothing wrong with it. ठीक है? It is just to show you that each diagram is symmetric about center. That's all. So principal maxima is given by this. अब यहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला लिखा है, वहां पे जीरोथ ऑर्डर के लिए नहीं लिखा था बिकॉज वहां एक ही था जीरोथ ऑर्डर. यहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा मल्टीपल है. Hence we have this formula d sin theta is equal to plus minus m lambda and the condition for minimum comes out to be see कैपिटल N है यहाँ पे साथ में d के साथ. So अगर कैपिटल N को तुम उससे d से मल्टीप्लाई कर दो क्या बनेगा बता सकते हो? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? कैपिटल एम का डिफरेंस है ना सिर्फ. ये तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिंग पीरियड है, यानी कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी. स्मॉल a प्लस स्मॉल b बहुत छोटा होगा, मतलब इंग्लिश दिखाना मुश्किल है. कैपिटल N क्या था? नंबर ऑफ स्लिट्स था ना. जितने नंबर ऑफ स्लिट्स होंगी उतने ही नंबर ऑफ ओपेक पार्ट्स भी होंगे. करेक्ट? इक्वल होंगे ना. दैट मींस नंबर ऑफ स्लिट प्लस ओपेक पार्ट का नंबर है, कितने नंबर है वो, मल्टीप्लाई बाय एक कितना है लेंथ. सो दिस इज इफेक्टिवली द टोटल साइज ऑफ दैट डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग. कैपिटल N इनटू स्मॉल d, व्हाट इट टेल्स इज कि स्मॉल d कैपिटल N नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होके इतना डिस्टेंस बनाएगा. करेक्ट? तो अगर तुम्हारी स्लिट है कुछ 1 इंच की, देन कैपिटल N इनटू स्मॉल d विल गिव यू 1 इंच. That's all. तुम्हें डिस्टेंस देगा पूरी स्लिट का. सो इफेक्टिवली दिस फॉर्मूला गिव्स यू ये ट्रायंगल की हाइट, दिस फॉर्मूला गिव्स यू इस ट्रायंगल की हाइट पूरे वाले की. ठीक है? दैट्स द डिफरेंस. तो यहाँ पे मिनिमम कंडीशन बनती है. यहाँ पे तुम्हारा जो m कैन बी ऑल इंटीजर वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर 0 and 2 and 3 and all other. And this finishes this topic. There are certain questions. हम quickly क्वेश्चन के go through कर लेते हैं. I think कितने क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं. 2 में के 3 है. 2 ही है. So पहले वाले के go through कर लेते हैं फटाफट. एक ट्रांसमिशन गेटिंग है with 8000 रूलिंग्स per centimeter. See यहाँ पे जो बताया it is per centimeter. तुम्हें अलग अलग वैल्यू मिल सकती है, per inch, per millimeter, per centimeter. So that means capital N is 8000. ठीक है? The first order principal maxima due to monochromatic source of light occurs at, इसने हमें पोजीशन दे दी है फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा की. यानी कि पहली चीज तो ये की बात हो रही है इसकी, एंड फर्स्ट ऑर्डर मींस कि इसके इसमें m क्या बना? 1 बनेगा. So m इसने 1 पुट किया, थीटा इसने 0 पुट किया. फॉर्मूला सेम. फॉर्मूले में सीधे से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह काम आएगा. स्मॉल d इक्वल टू 1 बाय कैपिटल N.
Q, ये डायरेक्टली ऐसा कैसे बोल सकता है 1 by capital N? See there, per centimeter, this is 1 centimeter. Total size of that grating divided by कितने number of parts में वो डिवाइड करी गई है, that will give you the small d ना. तो अगर तुम्हें किसी भी ग्रेटिंग की साइज बता रखी है, लेट अस से जनरली ऐसा बोलते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर की या फिर 1 इंच की है, ठीक है, तो 2.54 डिवाइड बाय n करोगे तुम उस केस में, रेदर देन 1 बाय n. अगर पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, लॉजिक समझ में आ रहा है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसके कितने पार्ट्स की हैं, वो हमें क्या बताएगा, एक पार्ट की डिस्टेंस कितनी है, करेक्ट? अगर टोटल डिस्टेंस किसी चीज का, अगर ये मान लेते हैं ये तुम्हारी डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ये है 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच है, 2.54 होता है वैसे. सो कैपिटल एन हमें क्या बता रहा है, कैपिटल एन लेटर से हम इसी केस को लेते हैं 1 2 3 4 5 5 स्लिट्स हैं इसमें. 2.5 डिवाइड बाय 5 विल गिव अस ये डिस्टेंस, करेक्ट? 5 टुकड़े करने पे वही तो होता है स्मॉल डी, एक ओपेक पार्ट से दूसरे ओपेक पार्ट तक जाने का डिस्टेंस, ये होता है ना. सो दिस गिव्स यू स्मॉल डी व्हिच इज द ग्रेटिंग पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग. सो यहां पे तुम्हें इफेक्टिवली स्मॉल डी गिवन नहीं था, बट तुमने निकाल लिया. किससे निकाला तुमने? इससे 8000 रूलिंग्स पर सेंटीमीटर से. क्लियर है? सो बहुत बेसिक सिंपल न्यूमेरिकल आता है, इसके ऊपर यू गाइस कैन सॉल्व इट, ठीक है? सो नेक्स्ट वन यू गाइस कैन ट्राई जब चाहे. इसमें जस्ट रिमेंबर दिस एंगल 16 डिग्री एंड 12 मिनट्स. रिमेंबर ये 12 मिनट्स है, तो 16.12 डिग्री नहीं है, इट इज 12 मिनट्स which will be divided by 60 in order to make its fraction. अगर तुम फ्रैक्शन बनाना चाहते हो तो, ठीक है? तो जस्ट keep that thing in mind, otherwise it is again straightforward, nothing new. ठीक है? So this concludes our chapter of diffraction. Next time पे we will be studying the third topic which is polarization. Polarization.